स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबर पर। केंद्र सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के तहत सिंचाई के लिए देश भर में सोलर वाटर पंपों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा 30% सब्सिडी देने की भी व्यवस्था है। केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान में राज्यांश मिलाकर कई राज्यों में करीब 85 से 90% सब्सिडी सोलर वाटर पंप पर दी जाती है, जिसमें किसान शेष राशि मिलाकर इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना छोटे किसानों के लिए बहुत ही मुफीद है। बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में जहां पर कृषि मुख्य व्यवसाय है, सोलर वाटर पंप किसानों के साथ अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत दे सकती है। आलू बुवाई के लिए किसानों ने बीज की तलाश शुरू कर दी है। इस समय कोल्ड स्टोरेज खाली होते जा रहे हैं और मांग का 60% बीज ही उपलब्ध है। उद्यान विभाग के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में बारिश होने से आलू के 25 से 30% फसल बर्बाद होने से आलू बीज का संकट बना हुआ है। विभागीय कोल्ड स्टोरेज में करीब 21,000 कुंटल फाउंडेशन बीज ही उपलब्ध हैं। पिछले साल 33,000 कुंटल आलू बीज किसानों में वितरित किया गया था। हालांकि पूरे प्रदेश में आलू के बुवाई के क्षेत्रफल को देखते हुए करीब 17 लाख मीट्रिक टन आलू बीज की जरूरत है, जिसकी पूर्ति किसानों को खुद करनी होती है। आलू के प्रमाणित बीज न मिलने से उत्पादकता प्रभावित हो रही है। आलू बीज संकट से निपटारे के लिए किसान प्रोत्साहन योजना यानी कि NHRDC द्वारा चलाने की तैयारी है। किसानों को F1 यानी फाउंडेशन बीज उपलब्ध करा उनसे उत्पादित आलू खरीदकर स्टोर किया जाएगा। केंद्र की मदद से चलने वाली इस योजना को इसी वर्ष लागू करने का प्रयास है। इससे अगले वर्ष तक आलू बीज की समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और क्रय विक्रय सुविधा को केंद्र सरकार ने मंडी स्थलों पर एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड निर्माण को 13वें वित्त आयोग से 88.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। निर्माण के क्रम में नवीन मंडी स्थल मिहींपुरवा, बयाकपुर और उप मंडी स्थल कोतवाली, बिजनौर, वृंदावन, मथुरा के अलावा नवाबगंज, बरेली का निर्माण कार्य तेजी पर है, जबकि फल सब्जी मंडी स्थल बस्ती में निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। प्रदेश के उद्यान विभाग के द्वारा 44 जिलों में औषधीय पौधरोपण के क्षेत्र विस्तार के लिए वर्ष 2014-15 में 887.82 लाख रुपए की कार्य योजना केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिसके सापेक्ष 434.07 लाख रुपए की कार्य योजना अनुमोदित हुई है। इस योजना के तहत 20 से 50% तक अनुदान दिया जाएगा। आयात में वृद्धि से व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने ऐसी 9 जिन्सों को चिन्हित किया है जिनका सालाना आयात $10 करोड़ से ज़्यादा है। मंत्रालय ने संबंधित क्षेत्रों की परिषदों और संघों को पत्र लिखकर इनका आयात कम करने के लिए सुझाव मांगे हैं। ये 9 जिन्स वनस्पति तेल, दालें, ताज़ा फल, काजू, चीनी, शराब, प्रसंस्कृत उत्पाद और तिल हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, औद्योगिक संस्थाओं और भारतीय तिलहन उपज एवं निर्यात संवर्धन परिषद को लिखे एक ऐसे ही पत्र में कहा गया है, आयात समीक्षा को संस्थागत बनाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश मिले हैं। ऐसी अनावश्यक निर्भरता घटाने के लिए वाणिज्य विभाग को नीति पत्र तैयार करना है, जिसमें रणनीति, लक्ष्य, रोड मैप और परिणामों को शामिल किया जाएगा। यह फैसला लिया गया है कि पहले चरण में $10 करोड़ से ज़्यादा मूल्य की आयात की समीक्षा की जा सकती है। चालू कैलेंडर वर्ष के पहले 6 महीनों में चाय का उत्पादन 4.5% घटकर 38 करोड़ किलोग्राम रहा है। इसके बावजूद चाय की कीमतें कमज़ोर बनी हुई हैं। इस साल जनवरी से जून के दौरान चाय की विभिन्न किस्मों की कीमतें 3.6% घटकर 124.20 रुपये प्रति किलोग्राम रही हैं, जो पिछले साल की इसी अवधि में 128.83 रुपये प्रति किलोग्राम थी। दक्षिण भारत में भी चाय की कीमतें 15.7% की भारी गिरावट के साथ
85.74 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं, जो पिछले साल की इस अवधि में 101.76 रुपए प्रति किलोग्राम थी। हालांकि उत्तर भारत में कीमत 1.43 रुपए बढ़कर 144 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वाराणसी की एक संस्था ने गंगा नदी से प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। समिति काशी के देवालयों में प्रतिदिन चढ़ाए जाने वाले हजारों किलो फूल मालाओं को एकत्र कर इसका इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में कर रही है। इस संस्था ने फूल मालाओं से बनी जैविक खाद का निर्माण किया है। संस्था की पहल से एक और जहां मंदिरों की फूल माला से प्रदूषित हो रही गंगा को इससे मुक्ति मिल रही है, वहीं इन फूल मालाओं से बनी जैविक खाद से खेतों में फसलें लहलाएंगी। काशी के विशेषज्ञों ने इस जैविक खाद को फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया है। संस्था के अनुसार मंदिरों के फूल मालाओं से बनी खाद को संस्था ज़रूरतमंद किसानों को लागत के दाम पर उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि जैविक खाद के प्रति किसानों में जागरूकता के लिए संस्था जल्द ही किसान मेला आयोजित करेगी। सितंबर के महीने में धान की फसल को धान का पत्ती लपेटक कीट और गंदी बग कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पत्ती लपेटक कीट से प्रभावित खेत में धान की पत्तियां सफ़ेद और झुलसी हुई दिखाई देती हैं और गंदी बग के वयस्क और शिशु दुधिया दानों को चूस कर हानि पहुंचाते हैं, जिससे दानों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं तथा दाने खोखले रह जाते हैं। इन कीटों के प्रकोप होने पर धान की फसल पर अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम का प्रयोग करें। साथ ही 10% पत्तियां क्षतिग्रस्त होने पर केल्डान 50% घुलनशील धूल का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भाव की। मंडी भावों में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1430 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 1410 रुपये, मेरठ की मंडी में 1440 रुपये और गोरखपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2120 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2050 रुपये, मेरठ में 2130 रुपये और गोरखपुर में चावल का भाव 2095 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में सरसों 3320 रुपये, इलाहाबाद में 3170 रुपये, मेरठ में 3240 रुपये और गोरखपुर की मंडी में सरसों का भाव 3250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। एक नज़र गुड़ के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में गुड़ का भाव 3500 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 3480 रुपये, बस्ती में 3470 रुपये और गोरखपुर की मंडी में गुड़ का भाव 3530 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नज़र डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 2580 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2650 रुपये, मेरठ में 2540 रुपये और गोरखपुर में टमाटर 2665 रुपये के हिसाब से बिका। इस तरह सब्जियों में प्याज के भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1725 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1710 रुपये, मेरठ में 1580 रुपये और गोरखपुर में 1690 रुपये प्रति क्विंटल प्याज का भाव रहा। बैगन की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में बैगन 750 रुपये, इलाहाबाद में 810 रुपये, मेरठ में 750 रुपये और गोरखपुर की मंडी में बैगन का भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बात परवल के औसत भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में परवल का भाव 1660 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1690 रुपये, मेरठ में 1800 रुपये और गोरखपुर की मंडी में परवल का भाव 1730 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आलू के औसत भावों पर नज़र डालें तो लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 1860 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1800 रुपये, मेरठ में 1850 रुपये और गोरखपुर की मंडी में आलू का भाव 1830 रुपये प्रति क्विंटल रहा। फलों में केले के भावों पर गौर करें तो लखनऊ की मंडी में केले 2075 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2230 रुपये, मेरठ में 2200 रुपये और गोरखपुर में केले के औसत भाव
2150 रुपये प्रति क्विंटल रहे। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जो खेती के साथ साथ आम और अमरूद की बागवानी करते हैं। आम और अमरूद की बागवानी कुछ किसान भाई कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। इस समय कौन से ऐसे काम हैं जो हम अपने आम और अमरूद के बागों में करें जिससे हमारे पौधे स्वस्थ रहें, हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जिला उद्यान अधिकारी बाराबंकी से डॉक्टर RK पाल। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं बाग लगाने की, खास करके आम और अमरूद की, तो वो कौन सी प्रजातियों का चुनाव करें जो लाभकारी हों? जी देखिए बिना भाई साहब, जो किसान जहाँ पर के आम और अमरूद की खेती करना चाहते हैं वहाँ की जलवायु और मिट्टी के अनुसार ही प्रजातियों का चयन किया जाता है। जी। अगर मिट्टी उनकी अच्छी है, दोमट और बलुई दोमट है, pH 6 से 6.5 के बीच में है, तो इन जगहों पर आम की तो लंगड़ा है, दशहरी, चौसा, राम केला,
प्रसंस्करण प्रजाति है, जी। 3 प्रजातियों का रोपण किया जा सकता है। बड़ी आसानी से किसान खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई आम की प्रजातियां। अगर किसान भाई अमरूद की बाग लगाना चाहते हैं तो उसमें कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं वो बताएं। देखिए, अमरूद की तो से बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन हमारी जो व्यावसायिक प्रजातियां हैं जैसे इलाहाबादी सफ़ेदा है, तो लखनऊ 49 है, ललिता है, संगम है। कहाँ से सही प्रजाति के पौध प्राप्त करें? देखिए कि बिना भाई साहब, किसान भी आजकल बड़ा जागरूक हो गया है जी। वो भी चाहता है कि हम अच्छी प्रजाति को लगाएं और ऐसी प्रजाति को लगाएं कि हमें अच्छी पैदावार दे। किसान आते जाते भी रहते हैं, हम लोगों से भी राय लेते रहते हैं। उनको बराबर सलाह दी जाती है कि जो भी पौधे लें कहीं भी वो सरकारी नर्सरी ले लें, चाहे हमारे उद्यान विभाग की नर्सरी हो, चाहे हमारे भारत सरकार की नर्सरियां हैं, क्योंकि इन नर्सरियों से जो पौधा आप लेंगे ट्रू टाइप वैरायटी आपको मिलेगी, सही पौधा मिलेगा, उचित साइज का भी पौधा मिलेगा। तो सरकारी नर्सरियों से लेकर के वो पौधा रोपण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम पौधे ले रहे हैं तो पौधे लेने के समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? पौधे किस तरह के हों, कैसी उनकी जड़ हो, कैसी पिंडी हो, इन बातों पर थोड़ा आप बताएं जिससे पौधे सूखे ना बाद में। देखिए, जब पौधा किसान भाई खरीदने लगें या किसी योजना से भी उनको लाभ दिया जाए तो उनको सबसे पहले ये देखना है कि पौधा उचित साइज हो, कम से कम 2 से 2.5 फीट का पौधा होना चाहिए जी। और दूसरी बात का ये भी ध्यान दें कि पौधा कलमी है या बीजू है। इसकी पहचान के लिए आप देखेंगे जो हमारा रूट स्टॉक है और जो हमारी साइनवुड जो कलम है, ये दोनों आपस में जुड़ी रही होंगी जी। तो अगर देखें ये इसकी पहचान है कि कलम है कि नहीं है या बडिंग है कि नहीं है, तो आराम से उनका पहचान किया जा सकता है और कलमी पौधों के खरीदें। और दूसरी बात है वो पौधा 2 तरह से मिलता है, एक तो कुछ लोग मुजरी की पिंडी में देते हैं और कुछ लोग जो है पॉलीथीन बैग्स में देते हैं। तो जो बैग्स पॉलीथीन में मिलते हैं पौधे वो तो बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, सुरक्षित रहती हैं। हाँ, सुरक्षित रहती, मरने के चांसेस जिसमें कम रहते हैं। लेकिन जो ये वाली बहन जो पिंडी वाली है इसमें थोड़े मरने के चांसेस ज़्यादा, तो उनको ये देख लेना चाहिए कि जड़ें इसकी ठीक हैं या टूटी हुई तो नहीं है। कहने का मतलब डॉक्टर साहब, जब हम पौधे लें तो पौधे स्वस्थ हों, उनकी जड़ें सुरक्षित हों, इस बात का ध्यान रखें। अब हम पौधे लेकर आ गए अपने बाग पर, तो उनमें जो दूरी है कितनी दूरी पर लगाएं, कैसे रखें, इस बात पर जरा देखिए। पौध लगाने से पहले इसका रेखांकन कर लेना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने नहीं किया अब भी कर सकते हैं। 10-15 पौध, नियम यह है कि पौध रोपण से 10 या 15 दिन पहले इसका रेखांकन कर लेना चाहिए और 1 हफ्ते गड्ढे को खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे इसमें हवा का आवागमन होगा, कीड़े इस तरह के नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर वहाँ की मिट्टी ठीक है तो सही है, अगर मिट्टी वहाँ की ठीक नहीं है तो जो बाहर की मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, आधी मिट्टी हो और आधी सड़ी हुई गोबर की खाद, अगर वहाँ कीड़े दीमक लगने की संभावना है तो वहाँ फॉलीडाल डस्ट करीब 100 ग्राम, इन सबको मिला करके गड्ढे को अच्छी तरह से भर देना चाहिए, कम से कम जमीन की सतह से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। और इसके बाद पौधा जब लाएं तो वो जो गोलाई में उन्होंने अपना घेरा बनाया है, जहाँ गड्ढा बनाया है, तो वहाँ बीचों बीच पिंडी के बराबर की मिट्टी को हटा करके वहाँ अपना पौधा रख दें और पौधा रखने के बाद हल्का सा वो मिट्टी को दबा दें। पैर से ना दबाएं, ये ध्यान रखें कि पिंडी न टूटे, हल्का दबा। हाँ, हल्का दबाएं। अगर पिंडी टूट जाती है तो पौधे के सूखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो दबा करके पानी की सिंचाई कर दें और पौधा उनका सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई बड़े उत्साह से बाग लगाते हैं, लेकिन जब पौधा या पेड़ लगा देते हैं तब थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं और परिणाम यह होता है कि बाद में पौधे सूखने लगते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने पेड़ लगाए हैं या लगाने के बाद वो क्या सावधानी रखें जिससे उनके पौधे सुरक्षित रहें? विनय भाई, ऐसा है, अगर किसान भाइयों ने शुरू में सावधानी बरती है तो पौधे उनके बड़े अच्छे, बड़े स्वस्थ चलेंगे। अगर उन्होंने थोड़ा सा सावधानी नहीं बरती, दिक्कत आ सकती है। जब पौधे उनके चलने लगें, 1 साल 2 साल के हो जाएं, तो आप देखेंगे जो कलमी पौधा है और जो बीजू पौधा है उसके नीचे काफ़ी किल्ले निकलते हैं, उन किल्ले को तो बराबर काटते रहें। इसके बाद जब वो बगीचे में जाए तो उनके हाथ में सेकेटियर भी होना चाहिए, उसमें से जो सूखी हुई टहनी है, जो बीमारी वाली टहनी है, जो घनी हुई टहनी है, ये जो टहनियाँ आपस में टकरा रही हैं उनको बिल्कुल कैंची से काट देना चाहिए। इसके बाद अगर वो मोटी टहनी कहीं काटते हैं तो उसमें थोड़ा सा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप भी कर देना चाहिए, जिससे कि वो बीमारी या उसका आगे न बढ़ने पावे। करीब वो जहाँ उसे कटिंग करे, कटिंग से करीब 2 सेंटीमीटर नीचे तक उसका लेप कर दें। कहने का मतलब उस पौधे में संक्रमण ना हो, हाँ, बीमारी न फैलने। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई जो हमारे नए पौधे लगा रहे हैं। हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनके पौधे 2-3 साल के हैं, तो वो क्या करें इस समय आम अमरूद के मामले में खास करके? उसमें ये देख लें कि उनका जो पौधा है, जो किसान भाइयों ने लगाया, वो लाइन सही है कि नहीं सही है जी। दूसरा देखना है उनकी दूरी सही है कि नहीं सही है। जो हम अमरूद के लगा रहे हैं 6x6 पे लगाया कि नहीं लगाया, घना तो नहीं लगा दिया है। दूसरी चीज़ ये देख लें पौधा जो उनका है झुका तो नहीं है, पौधा बिल्कुल सीधा होना चाहिए।
अगर पौधा लंबा है, झुकने की संभावना है, तो उनकी स्टेकिंग अवश्य कर दें, जिससे पौधा बिल्कुल सीधे निकले, ग्रोथ सहारा दे दें, सहारा दे दें। इससे पढ़ाई होगा कि पौधा बिल्कुल सीधा निकलेगा और ग्रोथ उनकी अच्छी होगी और पौधा जो है सुडौल होगा, इधर उधर ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई 2-3 साल के, और हमारे तमाम किसान भाई ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं या कहीं कहीं उनके मन में ये रहता है कि हमारे जो पुराने बाग हैं 30 साल, 25 साल, 40 साल पुराने, वो अलाभकारी हो रहे हैं, फल छोटे हो रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो उस दशा में जो आम अमरूद के बाग हैं उसमें किसान भाई क्या करें? देखिए, अगर उनको पैदावार अच्छी लेनी है किसान भाइयों को, तो उनको शुरू से थोड़ा मेंटेनेंस, जैसे इस समय मान लीजिए हमारे पुराने पौधे हैं जो फलत में हैं और फल देने की अच्छी स्थिति में हैं, तो उनको इस समय फल तोड़ने के बाद यही उनका एक सीजन है कि उसको बिल्कुल जुताई कर देनी चाहिए। जुताई करने से फायदा ये होगा कि जो उसमें कीड़े होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, कई बार होता है कि किसान फल तोड़ने के बाद बाग से लापरवाह हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल तोड़ने के बाद तुरंत जुताई कर देना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि जो हमारी पत्तियां होंगी और जो खरपतवार होंगे मिट्टी में तब जाएंगे और उनको ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो कीड़े होंगे वो भी बाहर आ जाएंगे, तो मर भी जाएंगे या जिनको चिड़िया भी खा जाएंगी, तो हमारा कम से कम यह कि उसमें कीड़ों की मात्रा कम रह जाएगी, तो आने वाली फसल में जो बौर आएगा वो सुरक्षित रहेगा। कहने का मतलब है कि फल लेने के बाद हम जुताई कर दें। डॉक्टर साहब, कुछ कटाई छटाई भी की जाती है क्या? इससे पौधों का कुछ विकास होता है या फल अच्छे होते हैं? जी, मैंने बताया ना कि अगर आप बगीचे में हैं तो उसमें आप देखिए, अगर सूखी टहनी हो या घनी टहनी हो या बीमारी टहनी हो, इनको तो हटा देना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा बात है, जुताई के बाद अगर आप कीड़े के लगने की संभावना है, दिसंबर के महीने में आपने देखा होगा कि जो मिलीबग कीड़ा होता है, सफ़ेद टाइप का, गुजिया जिसे बोलते हैं, बड़ी तेजी से चलता है ये, तो उस समय जो है ज़मीन में पेड़ के चारों तरफ कम से कम 200 से 250 ग्राम तक आपका फलीडाल डस्ट या किसी भी डस्ट का जो कीटनाशक हो, हाँ, उसको फैला देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए, तो उसकी गंध से कीड़ा आगे नहीं आएगा। अगर कभी कभी ये भी होता है कि गंध होने के बाद भी कीड़ा आ जाता है, तब ये 400 गेज की जो हमारी सफ़ेद पॉलीथीन होती है उसको ज़मीन की सतह से करीब 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर और पेड़ के चारों तरफ 25 सेंटीमीटर की चौड़ाई में उसको लपेट देना चाहिए, तो कीड़ा ऊपर नहीं चढ़ेगा, अगर चढ़ेगा तो फिसल करके नीचे आ जाएगा। डॉक्टर साहब, जब बात कटाई छटाई की हुई तो एक ये भी है मामला कि हम कब कटाई करें, चाहे आम के पौधे के पेड़ के जो पुराने डालें या शाखें निकालनी हैं या अमरूद के हैं, तो वो समय क्या हो? उनको पौधों की कटाई छटाई का समय यही होता है, मौसम जो है बहुत बढ़िया रहता है, कम से कम दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है। चाहे वो छोटी सी उनको प्रूनिंग करना हो या चाहे उनको ज़्यादा हमारे 40 से 50 साल के ऊपर अगर पेड़ हो गए हों, उनको रेजिबिनेशन करना हो, तो उनको कटाई छटाई का जो समय होता है वो दिसंबर से लेकर के जनवरी तक आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।